हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो एक बार फिर प्रस्तुत हो आप सभी के बीच एक नए वीडियो के साथ, जो कि बिजनेस स्टडीज़ के प्रैक्टिस पेपर के तौर पर मैंने स्टार्ट किया हुआ है। एंड एज यू ऑल नो कि प्रेजेंटली हम 2 प्रैक्टिस पेपर को कंप्लीट कर चुके हैं और इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम प्रैक्टिस पेपर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पार्ट 1 ये है। और एज यू ऑल नो कि पार्ट 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल द क्वेश्चंस विच कैरी 1 मार्क, दैट इज़ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो एज ऑलवेज हमेशा की तरह हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले उस लिस्ट के साथ जो कि आज के इन क्वेश्चंस में कवर होने वाले हैं फ्रॉम सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में आपको मैनेजमेंट का रिकॉग्निशन करने के लिए स्टेटमेंट दिया गया होगा। नेक्स्ट है आपका फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क एज अ टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट है सोशल एनवायरनमेंट एज उसके कॉन्सेप्ट। देन मैनेजमेंट एज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस, concept of coordination, features of coordination, concept of organizing, functional organizational structure, democratic leadership style। और आपको ये लिस्ट देखकर समझ में आने लगेगा, ये आ चुका होगा अब तक कि 1 मार्क के जितने क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली उसमें मैनेजमेंट के कई चीज़ों के, या बेसिकली कहें तो 5 जो फंक्शंस हमारे मैनेजमेंट के हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के साथ साथ उनके फीचर्स को पहचानने के बारे में क्वेश्चन ज़्यादातर रहते हैं। Then concept of recruitment, selection and training. Then importance of controlling function, marketing philosophies, call money as a money market instrument. Then concept of primary market and its instruments. Offer through prospectus, जैसा कि आप सभी जानते हैं various methods of dealing in the securities in the primary market जो होते हैं उनमें से एक है offer through prospectus. Then dematerialization account, जिसको शॉर्ट में डीमैट अकाउंट कहते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन, फ्री सैंपल, पब्लिक रिलेशन एंड ब्रांडिंग। तो इतना कुछ आज के क्वेश्चंस में डिस्कस होने वाला है, और क्यों ना हो, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 20 क्वेश्चंस नहीं बल्कि 22 क्वेश्चंस आज के इस वीडियोज़ में होने वाले हैं। बिकॉज 1 से लेकर 20 क्वेश्चंस तो हैं, लेकिन उनके अंदर इंटरनल चॉइस भी होते हैं, उन सभी को मिलाकर मोर देन 20 क्वेश्चंस हैं। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन दैट मीन्स उतने ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स का कवरेज होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेम द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग इन ग्रुप efficiently accomplish selected aim। तो वन ऑफ द कॉन्सेप्ट यहाँ दिया गया है, रिकॉग्नाइज करना है कि किस चीज़ का है, मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एंड प्लानिंग। देखिए ये तो क्लियर है कि हमारे किसी भी क्वेश्चन में कोऑपरेशन के बारे में तो नहीं पूछ सकते, कोऑर्डिनेशन का पूछ सकते हैं, मैनेजमेंट पूछ सकते हैं, प्लानिंग पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने एज अ कॉन्सेप्ट जो पढ़ा हुआ है अपने सिलेबस में, मैनेजमेंट पढ़ा है एज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े हैं 5, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, एंड फिर कोऑर्डिनेशन को पढ़ा हुआ है जो कि एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, जिसके बेस पर ही सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। ठीक है, एंड अनडाउटेडली हम ये जानते हैं कि विदाउट कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन का भी कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन आपने जितने भी प्रैक्टिस किए होंगे कभी आपको देखने को नहीं मिला होगा कि उसमें कोऑपरेशन को रिकॉग्नाइज करने के बारे में क्वेश्चंस देखने को मिला हो। इट ऑलवेज इधर कोऑर्डिनेशन या मैनेजमेंट और एनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात कही गई है उससे जहाँ पर इशारा आपको किया जा रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैनेजमेंट। तो करेक्ट आंसर है आपका मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एंड अल्टरनेट नंबर 1। Instant noodles were a hit when they were introduced in the market। तो ये जिसकी बात कर रहे हैं, कहना चाहते हैं कि जब इन्होंने मार्केट को ज्वाइन किया, स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन अपने प्रोडक्ट्स का, तब वो काफ़ी हिट थे। बट नाउ डेज
People are becoming aware of the health issues which are caused by the instant noodles, and people want a healthier alternative to instant noodles. तो instant noodles का रिप्लेसमेंट चाहते हैं हेल्दियर नूडल से, और जिसका मतलब है कि आज उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ख़त्म हो चुकी है. आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइटेड एबव, एंड ऑप्शंस हैं रिलेटिविटी, complexity, dynamic nature, and none of these. The correct answer is option number B, that is सॉरी ऑप्शन नंबर सी है आपका डायनेमिक नेचर. ठीक है, तो डायनेमिक नेचर, अब जो डायनेमिक वर्ड है यहाँ ऑप्शन नंबर बी गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी होगा एक्चुअली. ठीक है, डायनेमिक वर्ड यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है. और इससे देखिए आपको एक बात और समझाना चाहूँगा. कई बार हमें देखने को ये मिलता है कि बच्चे क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, ठीक है ना, और उसका करेक्ट चॉइस वो लिख देते हैं जैसे कि ऑप्शन नंबर बी. ठीक, मान लीजिए कि आपको सही पता है कि इसका जवाब डायनेमिक नेचर है, जैसे मेरे केस में हुआ है. टाइप करते समय मैंने इसको सही लिखा, लेकिन डायनेमिक नेचर का ऑप्शन सी होने की जगह मैंने गलती से बी लिख दिया. तो अगर आप बी लिख के सिर्फ छोड़ देते हैं तो इतना तो श्योर है ना कि टीचर बी को ही मानेगा. आपने आंसर दिया बी मतलब कॉम्प्लेक्सिटी, और अगर वो आंसर नहीं है तो वो सीधी सी बात है आपके आंसर को कट लगा देगा और कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा. जबकि आपने भले बी लिखा कोई नहीं, लेकिन डायनेमिक नेचर वर्ड लिखा है जो कि आपके दिए गए ऑप्शन में एक्चुअली बी नहीं सी है, तो वो इसको सही मानते हुए इसमें मार्क्स आपको जरूर दे देगा. इसलिए आपके लिए रिकमेंडेशन है कि ओनली आंसर्स में सिर्फ ऑप्शन का नंबर ना बताकर उस ऑप्शन में जो लिखा है वो भी बताएं. ठीक है ना, ताकि आपके मार्क्स कटने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो जाए. अब हम बात करते हैं डायनेमिक वर्ड क्या होता है. तो डायनेमिक वर्ड का मतलब होता है जो कि चेंज होता रहता है, कैन नॉट बी कांस्टेंट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नूडल्स मार्केट में इंस्टेंट नूडल्स का जो शुरुआती दौर था उसमें काफ़ी ज़्यादा वो हिट थे, लेकिन क्योंकि मार्केट के कंडीशंस, मार्केट के हर एक चीज़ हमेशा एक जैसे नहीं रहते, तो कस्टमर्स के टेस्ट में चेंज आया या उनके प्रोडक्ट्स में इश्यूज थे जिसकी वजह से कस्टमर ने हेल्दियर इंस्टेंट नूडल्स, हेल्दियर जो है नूडल्स को प्रेफर किया और वो चाहते हैं इसका रिप्लेसमेंट. तो ये बदलता हुआ टेस्ट प्रेफरेंसेस हैं कस्टमर्स का और एनवायरनमेंट है, तो इसीलिए डायनामिक नेचर इसका करेक्ट आंसर हुआ. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का अल्टरनेट नंबर 2. और जिस भी क्वेश्चन में आपको चॉइस दिए हो, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि उसका आंसर लिखते समय, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है तो आपने आंसर नंबर 2 लिखा, लेकिन सिर्फ 2 नहीं लिखोगे आप, क्योंकि आंसर नंबर 2 के अलावा इस क्वेश्चन में अल्टरनेट 1 भी था A1 और अल्टरनेट 2 भी था A2. तो आप जिस किसी भी अल्टरनेट को करिए उसका ऑप्शन जरूर लिख दीजिए A1 है कि A2 है, फॉर योर बेटर मार्क्स. ठीक है ना. Name the technique of scientific management which helps in establishing interchangeability of manufactured parts and products. तो ये जो खासियत बताई गई है कि टेक्निक्स में किस में ऐसा होता है कि विच हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो ये जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क. ठीक है, इसके अंदर ऐसा होता है. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3. A company has decided to donate 1% of its sale to an NGO serving mentally disabled people. This initiative by the company was highly appreciated by the public and their sale increased by 10%. तो देखा आप सभी ने, यहाँ पर एनजीओ को इन्होंने डिसाइड किया 1% ऑफ द सेल्स को डोनेट करने के लिए, और जिसकी वजह से इसको सोसाइटी ने काफ़ी एक्सेप्ट किया, अप्रिशिएट किया, और उनका सेल्स जो है बढ़ गया 10% से. तो विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हैज़ बीन स्टेटेड अबव. तो बहुत सिंपल सा ये तो है मामला. ऑप्शन नंबर ए यानी सोशल एनवायरनमेंट यहाँ पर अफेक्ट किया गया है, दिखाया गया है. तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. नाउ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. नाउ 4th से लेकर 7th क्वेश्चन तक यहाँ पर आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है. ध्यान से पढ़ना है, सबको समझना है. रेडियो XYZ is a company which has improved its functioning by proper management. The company has been good in fixing and completing targets. In previous meeting, it was decided that in the coming years, company could show increase in the number of workers, number of products produced, and also the sales turnover. तो ये कुछ मीटिंग में डिस्कस होने वाली बातें हैं जो कि उनको उम्मीद है कि आने वाले साल में वो कर सकते हैं. प्रीवियस ईयर ऐसा मीटिंग में हुआ. However, recently its fame had come down under the impact of resignation put forth by 2 of its departmental head. तो
इनके दो डिपार्टमेंटल हेड्स के रेजिग्नेशन की वजह से कंपनी का जो रेपो है, कंपनी का जो रिकॉग्निशन है, वो मार्केट में कम हुआ है, फेम कम हुआ है। These departmental heads were experts in the fields, in their fields. One was leading in marketing department, and other was a scientist of repute who headed the manufacturing department. In the top level management meeting, it was found that such departmental heads who were specialists in their areas can't be tackled by unity of command. They were egoistic as they were specialist. तो ये मीटिंग में कंक्लूजन निकाला गया है। आफ्टर द मीटिंग things started to change for the organization as all the departments started to work with one single target of giving the company its lost fame. There was a combined effort which doubled the revenue of the organization. A special regulation system of including every level of managers was brought into action. Thus, the overall functioning of the organization was improved. तो ये है आपका पूरा केस. Now, on that basis, question number 4, identify the feature of management highlighted above. जिसके ऑप्शंस दिए हैं, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस एंड मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. तो पहले तो आप इससे देख सकते हैं कि मैनेजमेंट के सारे फंक्शन आपके फीचर्स हो गए. नाउ जो इसमें हाईलाइट किया गया है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. जैसा आप सभी ने देखा कि कंपनी का जो फेम है वो डाउन हो चुका था और उसके बाद कंपनी ने मीटिंग में कुछ चीज़ों को चेंज किया, जिसके वजह से कंपनी ने अपना रेवेन्यू डबल किया और वापस फेम पाने की कोशिश की और सक्सेसफुल हुए. तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, company could show increase in the number of workers, number of products produced and also sale turnover. ये हमारे केस का स्टेटमेंट है. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बीइंग डिस्कस. तो इस तरह से किस ऑब्जेक्टिव की बात की जा रही है. तो ये तो बहुत सिंपल हो गया आपका. जितने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके सामने हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखे हुए हैं. तो जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल. क्योंकि बहुत क्लियर है कि ये जो वर्कर्स का इंक्रीज होना, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का इंक्रीज होना और साथ साथ सेल्स टर्नओवर इंक्रीज करना, ये ऑर्गेनाइजेशन के ही ऑब्जेक्टिव है जिसको अचीव करने की बात हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट मिसिंग इन द रेडियो XYZ लिमिटेड कंपनी इज. तो XYZ कंपनी, रेडियो XYZ कंपनी में कौन से कॉन्सेप्ट को मिस होता हुआ आप देख रहे हैं? कोऑपरेशन को, कोऑर्डिनेशन को, कंट्रोल को या डायरेक्शन को? तो फिर एक बात ध्यान रखेंगे आप कि कोऑपरेशन कांट बी द आंसर. ठीक है ना, आप देख सकते हो, ऑब्जर्व करिएगा अपने प्रैक्टिस सेशंस में कि कोऑपरेशन जनरली आंसर्स नहीं होते हैं. बहुत क्लोज होता है कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन बिल्कुल हो सकता है. और यहाँ पे हुआ है कोऑर्डिनेशन ही तो नहीं हुआ है टॉप लेवल्स मैनेजर्स के द्वारा. वहाँ पर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स उसको ध्यान ही नहीं रखा, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया. तो यही यहाँ पर मिसिंग था, जिस वजह से कंपनी का जो फेम था वो डाउन हो चुका था. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एज ऑल द डिपार्टमेंट्स हैड स्टार्टेड वर्किंग वन सिंगल टारगेट ऑफ गिविंग द कंपनी इट्स लॉस्ट फेम. आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन बीइंग डिस्कस्ड अबव. तो ये भी स्टेटमेंट आपके केस से ही लिया गया है और पूछा गया कि कोऑर्डिनेशन का कौन सा फीचर यहाँ पर जस्टिफाई किया गया है. यूनिटी ऑफ एक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, परवेसिव और कंटिन्यूअस प्रोसेस. तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है, यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी सब लोग मिलकर एक ही काम करेंगे, अलग अलग काम नहीं करेंगे. नाउ 8th क्वेश्चन है आपका, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच कोऑर्डिनेट द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एस्टैब्लिशेस प्रोडक्टिव रिलेशंस अमंग देम फॉर अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल्स. तो प्रॉपर एक मीनिंग है आपके इनमें से किसी एक की, जो आप देख सकते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग. ये सब फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के. तो इनमें से किस फंक्शन की ये मीनिंग हो सकती है? तो ये मीनिंग है आपके ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस की. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th, नेम द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच प्रमोट एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर. और आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कितने होते हैं? 2 ही होते हैं, एक फंक्शनल होता है और एक डिविजनल होता है. ये जो लास्ट के 2 ऑप्शंस हैं ये तो कभी आपके मतलब आंसर्स के पार्ट हो नहीं सकते हैं. तो इनमें से एक चुनना है आपको, वो है आपका फिलहाल फंक्शनल. क्योंकि फंक्शनल जो है एक्टिविटी बेस्ड होता है, जो कि अपने आप स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा देता है और एट लास्ट एफिशिएंसी को बढ़ाने की बात की जाती है इसमें.
Question number 10th, alternate number 1. The strength of Twitter and the feature that Dorsey and his team are most proud of is the participatory nature of this social network. All Twitters collaborate, participate, and somehow lead the company. Users are part of the decision making process by spreading their ideas and suggestions and expressing their views on the strategies of the company. Identify the type of leadership stated above. अब इतना बड़ा केस पढ़कर आपको अगर शायद समझ में ना आया कि इसमें लीडरशिप स्टाइल की बात कहाँ से हो गई, तो ध्यान से देखिए, ट्विटर हैंडल की बात हो रही है। यूजर्स आर द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग्स। यूजर्स मतलब कौन है? हम लोग कंज्यूमर्स ही तो है ना। बाय स्प्रेडिंग देयर ideas and suggestions and expressing their views on their strategies of the company। ये चीज़ आपको हाईलाइट करता है कि यहाँ पर एक लीडरशिप स्टाइल की बात हो रही है। सो ऑप्शंस है ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री रेन यानी कि लेजिएस्ट फेयर एंड नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर बहुत ही क्लियर था, ऑप्शन नंबर बी यानी डेमोक्रेटिक, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में सबको इन्वॉल्व किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 10 का, जिसमें कि मैच करना है कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को। कॉलम 1 में है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, और उसके बाद कॉलम 2 में मीनिंग दी गई है। तो बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग के प्रॉपर मीनिंग को रिकॉग्नाइज करना है और उसको मैच कर देना है। तो इसको अगर वन बाय वन हम देखते हैं ना, जब हम लोग अगर एग्जाम में कि रिक्रूटमेंट इनमें से कौन सा होगा, सिलेक्शन कौन सा होगा, या ये तो ऐसे टाइम ज़्यादा लगता है। आपको करना क्या चाहिए ना, कि आपको इन कॉलम 2 की बातों को ही पहले पढ़ना चाहिए, और जो उनसे मिलता जुलता आपको लगे कि ये इसकी मीनिंग है, तो आप उससे उसको मैच कर दीजिए, आपका टाइम ज़्यादा बचेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसके अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट मतलब है पॉइंट नंबर 2, यानी कि फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग द पोटेंशियल रिसोर्सेज फॉर फिलिंग अप द वैकेंट पोजीशन। उसके बाद सिलेक्शन का मतलब है पॉइंट नंबर 3, दैट इज मैचिंग ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायरमेंट विद द स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ इंडिविजुअल्स। और देन उसके बाद आपका ट्रेनिंग का मैच है पहला नंबर ऑप्शन, यानी इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर परफॉर्मिंग द जॉब असाइंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शंस। तो कंट्रोलिंग फंक्शन के इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो उसका इंपॉर्टेंस नहीं है? इट इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, इट रिस्ट्रिक्ट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, इट हेल्प्स इन जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, इट इम्प्रूव एम्प्लॉयज मोटिवेशन। मतलब पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि आप कंट्रोलिंग की मदद से डिसिप्लिन एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाते हैं। दूसरे के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन जो आप अपने वर्क में लाना चाहते हैं वो नहीं ला पाते, या रोक लग जाती है कंट्रोल की वजह से। इट हेल्प्स इन जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, जो आपके स्टैंडर्ड है उसकी एक्यूरेसी को पता लगाने के लिए आप करते हैं इसको, और ये आपके मोटिवेशन को बढ़ाता है। तो क्लियर सी बात है, बहुत ही क्लियर है कि इसमें कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इट रिस्ट्रिक्ट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 12। Ameris engaged in manufacturing of refrigerators. He surveyed the market and found that customers need a refrigerator with a separate provisions of water cooler in it. तो उनका मार्केट सर्वे ये कहता है कस्टमर रेफ्रिजरेटर में चाहते हैं कि वाटर कूलर हो जो उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। he decided and launched the same refrigerator in the market, और जैसा कस्टमर चाहते हैं वैसा उसने लॉन्च किया। आइडेंटिफाई द मार्केट फिलॉसफी इन्वॉल्व। तो बहुत क्लियर है कि कस्टमर के नीड्स के अकॉर्डिंग, कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना, ये किस फिलॉसफी का की स्टेटमेंट है। ऑप्शंस दिए गए प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड सोसाइटल मार्केटिंग। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मार्केटिंग फिलॉसफी। 13th क्वेश्चन है आपका, विच इंस्ट्रूमेंट इज बीइंग इंडिकेटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट बेसिकली आपके फाइनेंशियल मार्केट में यूज होता है। इट इज यूज्ड फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, इट इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल फाइनेंस रीपेबल ऑन डिमांड विद अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 day to 15 days। तो शॉर्ट टर्म जो हमारे फाइनेंशियल नीड्स पूरे होते हैं वो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और लॉन्ग टर्म होते हैं जो कि कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और जिसमें कि मीनिंग आपको बता रखा है कि रीपेबल ऑन डिमांड होता है, और साथ ही साथ मेच्योरिटी पीरियड 1 day से 15 days के बीच में होता है। और ये सारे फीचर्स किसके हैं? तो ये हैं ऑप्शन नंबर ए, कॉल मनी के।
नेक्स्ट है आपका 14th क्वेश्चन, अ कंपनी कैन रेज कैपिटल थ्रू द प्राइमरी मार्केट इन द फॉर्म ऑफ। कंपनी कैपिटल रेज कर सकती है थ्रू द प्राइमरी मार्केट किस तरीके से? इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, डिवेंचर से, या सभी से? तो आप जानते हो कि प्राइमरी मार्केट में डील करने वाले ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इसका मतलब ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर, यानी कंपनी अपने कैपिटल को रेज करने के लिए प्राइमरी मार्केट में सभी को ऑफर या इशू कर सकती है। 15th क्वेश्चन, under this method of flotation in primary market, a subscription is invited from general public to invest in the securities of a company through the issue of advertisement। ये जो एक स्टेटमेंट दिया गया है कि कंपनी सब्सक्रिप्शन इनवाइट करती है जनरल पब्लिक से इन्वेस्ट करने के लिए सिक्योरिटीज मार्केट में थ्रू द इशू ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ये किस तरह के फ्लोटेशन ऑफ प्राइमरी मार्केट का एक स्टेटमेंट है? तो बहुत सिंपल है, ये भी रिकॉग्निशन के लिए हम अक्सर इसको न्यूमेरिकली भी सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट मिलता है हमको कि पब्लिक को ऑफर किया गया प्रोस्पेक्टस फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर्स, तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया आपका ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस को इशू करके आपको शेयर्स के सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर दिया जा रहा है। 16th क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज नोन एज। शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने के मेथड को क्या कहते हैं या उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस दिए हैं आपके, डिमेटलाइजेशन, डीमेटेरियलाइजेशन, स्पेक्यूलेशन, नन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट आंसर है डीमेटेरियलाइजेशन यानी कि डीमेट। ठीक है, नेक्स्ट आपका फिर एक बार सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे 17 से 20 क्वेश्चन के लिए, और ये है उसका केस। स्टीव्स मदर had preferred a recipe for tangy sauce to accompany many local foods made from fresh local fruits and spices. It also contained a secret ingredient. One summer, his mother made so many jars of sauce that Steve, now 21, asked if he could try selling the surplus at local market. Sales were slow at first, but then he has the idea of offering free small portions of the sauce with bread. तो मार्केट में उसने अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए क्या आइडिया निकाला कि स्मॉल स्मॉल पोर्शंस में उस क्या नाम है आपके टैंगी सॉस का जो पैक है उसको फ्री में दिया ब्रेड के साथ। This promotion worked brilliantly. His market stall was soon surrounded by people eager to try and then buy this tangy sauce. The surplus jars sold out quickly. This left Steve with a problem. Should he ask his mother to make another 200 jars of sauce, or should he ask for the recipe and try to make it himself? तो अब उसके सामने एक प्रॉब्लम आ गई कि वो सारे जार तो खत्म हो गए जो बने हुए थे सरप्लस में, अब वो 200 जार और बनवाना चाहता है। अब वो ये प्रॉब्लम में है कि वो खुद से बनाए और उसके लिए रेसिपी अपनी माँ से पूछे या फिर माँ से कहे कि वो बनाए। Steve started to mix and cook most of the recipe and asked his mother to add the secret ingredient while he was out of the kitchen. They aimed to produce 150 jar a week. This proved not to be enough. The reputation of the sauce, which Steve decided to call Tin Tangy, was spreading with efforts from the local radio station and newspaper. Steve had invited reporters to the market to come and see the situation. ठीक है, तो इस ये है आपके सामने केस जिसके बेस पर पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रमोशनल टूल अडॉप्टेड बाय द स्टीव टू एनहेंस द सेल्स ऑफ टाइनी टैग इनिशियली। तो स्टार्ट में टिन टैंगी का जो सेल्स प्रमोशन करने के लिए तरीका अपनाया है स्टीव ने, वो क्या था? पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन और एडवर्टाइजिंग। तो करेक्ट आंसर इसका सेल्स प्रमोशन। तो आपको ध्यान से देखना होगा, पढ़ना होगा इस केस को। 2 बार इस क्वेश्चन में प्रमोशन की बात हुई है, एक तो इनिशियल स्टेज का और दूसरा इसमें आया है बाद में मीडिया का यूज़ करते हुए। शुरुआत में उसने फ्री में सैंपल्स देकर कैसे किए थे, जिससे आपको इसको पिक करना है। तो सेल्स प्रमोशन के इसने टूल्स का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रमोशनल टेक्निक यूज्ड बाय द स्टीव टू इनहेंस सेल्स। अब सेल्स प्रमोशन में किस टेक्निक का इसने इस्तेमाल करके अपना सेल्स बढ़ाया था? फ्री सैंपल, क्वांटिटी प्लस, यूजेबल बेनिफिट और डिस्काउंट। तो इनमें मीनिंग तो आपको सबकी पता होनी ही चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरा, इस केस में जो आपको मिला है वो है फ्री सैंपल, जैसा बोला गया था ब्रेड के साथ फ्री सैंपल में उसने दिया है सॉस के पाउच को। नेक्स्ट आता है आपका, आइडेंटिफाई द प्रमोशनल टूल अडॉप्टेड बाय स्टीव दैट रिजल्टेड इन एनहेंसमेंट ऑफ द रेपुटेशन ऑफ
टिन टैंगी। तो ये इनिशियल स्टेज के बाद की बात हो रही है कि प्रमोशनल टूल कौन सा अडॉप्ट किया स्टीव ने, जिससे रिजल्ट क्या निकलता है, एनहेंसमेंट इन द रेपुटेशन ऑफ टिन टैंगी। टिन टैंगी का रेपुटेशन बढ़ाने के लिए जो हुआ, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन एंड नन ऑफ द अबव। तो ये था आपका पब्लिक रिलेशन। एंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन टेकन बाय द स्टीव। इस केस में प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन एक स्टीव ने लिया है, वो क्या है, ब्रांडिंग, लेबलिंग, प्रमोशन एंड प्राइसिंग। तो ये है आपका ब्रांडिंग, ठीक है। प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन के अंदर ब्रांडिंग की बात हुई है, क्योंकि उसने एक नाम रखा अपने प्रोडक्ट का, क्या था वो नाम, टिन टैंगी, और उस नाम को फिर उसने फेम में कन्वर्ट किया और वो काफ़ी पॉपुलर हुआ। दैट इज़ हाउ ब्रांडिंग की यहाँ बात हुई है। तो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आज के हमने वीडियो में फिर हमेशा की तरह 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया, एज वेल एज रिक्वायर्ड आंसर जो होंगे, सजेस्टेड आंसर जो होंगे, उसको मैंने आपको बताया और कोशिश की कि आपके जो डाउट हो सकते हैं उसको सॉल्व करते समय उसको क्लियर भी किया। तो अगर मेरे एफर्ट्स आप सभी को अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।